नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सीबीएसई के सिलेबस पर लोकसभा में घमासान, महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट पर मचा बवाल। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ट्विटर पर ट्रेंड हुआ बैंक बचाओ देश बचाओ। जानिए क्या है ये अभियान, क्यों 16 और 17 दिसंबर को बैंक रहेंगे बंद। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सपा का दामन थाम बीजेपी पर जमकर बरसे विनय शंकर तिवारी, बोले सिर्फ प्रचार में है योगी सरकार का काम, धरातल पर नहीं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। सीबीएसई के सिलेबस पर लोकसभा में घमासान, महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट पर मचा बवाल। जी हां दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष और यूपी के रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी ने लोकसभा में सीबीएसई के सिलेबस का मुद्दा उठाया। सोनिया गांधी ने सीबीएसई के सिलेबस में महिलाओं के लिए आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर आवाज उठाई। सोनिया गांधी ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय को जेंडर के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। लोकसभा में सोनिया गांधी ने कहा कि सीबीएसई के सिलेबस में महिलाओं को लेकर जो भी आपत्तिजनक कंटेंट है, उसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय महिलाओं का अपमान करने के लिए माफी मांगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ बैंक बचाओ देश बचाओ। जानिए क्या है ये अभियान, क्यों 16 और 17 दिसंबर को बैंक रहेंगे बंद। जी हां दोस्तों, सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी खड़े हो गए हैं। विरोध में बैंक कर्मियों ने 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल पर रहने का फैसला लिया है। हड़ताल को सफल बनाने के लिए बैंक कर्मचारियों ने ट्विटर पर भी अभियान छेड़ दिया है, जो काफी ट्रेंड कर रहा है। बैंक बचाओ देश बचाओ नाम से चल रहे अभियान में अब तक 1.17 लाख ट्वीट किए जा चुके हैं। इसकी वजह से ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के राष्ट्रीय आह्वान पर बैंक कर्मचारी 16 और 17 दिसंबर को तालाबंद हड़ताल करेंगे। इस हड़ताल में बैंक कर्मचारियों से लेकर सभी अधिकारी भी शामिल रहेंगे, जिससे बैंक शाखाओं संबंधी सभी काम बंद रहेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर बैंक कर्मियों की ओर से ट्विटर पर बैंक बचाओ देश बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। ट्विटर पर चलाया जा रहा बैंक बचाओ देश बचाओ अभियान में अब तक 1.17 लाख ट्वीट किए जा चुके हैं। इस वजह से नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। हड़ताल को लेकर बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार का बैंकों को निजी हाथों में देने का फैसला श्रम कानून और बैंकों के सुधार के विरुद्ध है। बैंक लोगों की जमापूंजी की रक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा बैंक देश की आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाने में अहम योगदान दे रहे हैं। व्यापार व उद्योग भी इन्हीं बैंकों के सहारे आगे बढ़ रहा है। सरकारी बैंकों ने देश की स्थिति को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए सरकार को बैंकों को निजी हाथों में नहीं सौंपना चाहिए। 2 दिवसीय हड़ताल करके बैंक कर्मचारी और अधिकारी सरकार से बैंकों निजीकरण के फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग करेंगे। सरकार का यह फैसला बिना किसी कारण लिया गया फैसला है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा का दामन थाम बीजेपी पर जमकर बरसे विनय शंकर तिवारी, बोले सिर्फ प्रचार में है योगी सरकार का काम, धरातल पर नहीं। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। हर दल अपने अपने तरीके से जनता को अपने पाले में लाने में जुट गया है। ऐसे में नेता भी अपनी नया पार लगाने के लिए दूसरी पार्टियों का सहारा ले रहे हैं। रविवार को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को करारा झटका लगा और पूर्वांचल की सियासत के कद्दावर बसपा नेता हरिशंकर तिवारी का कुनबा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटों और भांजे ने पार्टी का दामन थाम लिया। गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट से बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी भी सपा में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने बसपा नेतृत्व पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, आखिर क्या कारण है कि जिस बहुजन समाज पार्टी के पास 2017 में 19 विधायक थे, आज उसके पास सिर्फ 3 विधायक बचे हैं। इस पर पार्टी को विचार करने की जरूरत है। वहीं मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 में उत्साह से साथ सरकार बनी थी, लेकिन कुछ दिन बाद अघोषित कर्फ्यू जैसा हो गया है। कोई बोल नहीं सकता, कोई ट्वीट नहीं कर सकता, कोई अपनी बात नहीं कह सकता। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप कुछ कहते हैं तो आप पर फ हो रही है, जेल हो जा रही है, तो पूरी तरह से अघोषित इमरजेंसी लगा दी गई है। उस अघोषित इमरजेंसी से सिर्फ समाजवादी पार्टी ने लड़ा है, इसलिए आज हम लोग अखिलेश यादव के साथ आए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन, कोरोना वैक्सीन पड़ रही कमजोर, हू ने किया आगाह। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के लिए एक नई मुसीबत बनता जा रहा है। भारत में ओमिक्रॉन संक्रमण के अब तक 38 मामले सामने आ चुके हैं। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया है। साथ ही ओमिक्रॉन से वैक्सीन की प्रभावशीलता कम होने का भी दावा किया है। हालांकि शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक नया वेरिएंट गंभीर लक्षण पैदा नहीं करता है। भारत में तबाही मचाने वाला डेल्टा वेरिएंट पूरी दुनिया में संक्रमण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। एक्सपर्ट भी ओमिक्रॉन को डेल्टा से कम खतरनाक वेरिएंट बता रहे हैं।
बहुत ज्यादा म्यूटेशन वाला ओमिक्रॉन सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। इस खतरे को देखते हुए पिछले महीने ही कई देशों ने अफ्रीकी देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए घरेलू प्रतिबंधों को फिर से लागू किया। WHO ने कहा कि 9 दिसंबर तक ओमिक्रॉन 63 देशों में फैल चुका है। दक्षिण अफ्रीका में इसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट के रूप में देखा गया, जहां डेल्टा का असर कम था। वहीं ब्रिटेन में डेल्टा ज्यादा खतरनाक वेरिएंट है। शुरुआती आंकड़ों के आधार पर WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के खिलाफ वैक्सीन की प्रभावशीलता को कम करता है। मौजूदा डेटा ये बताता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने पर नया वेरिएंट डेल्टा से आगे निकल सकता है। ओमिक्रॉन इन्फेक्शन में अब तक हल्के लक्षण वाले या एसिम्प्टोमेटिक मामले ही देखने को मिले हैं। हालांकि WHO का कहना है कि वेरिएंट की गंभीरता को लेकर स्पष्ट दावा करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में WHO को 24 नवंबर को जानकारी दी थी। पिछले हफ्ते फाइजर बायोएनटेक ने अपनी वैक्सीन के 3 डोज को ओमिक्रॉन के खिलाफ प्रभावशाली बताया था। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भी अपने नागरिकों से ओमिक्रॉन से बचने के लिए तीसरा डोज लेने की अपील कर रहे हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट ओमिक्रॉन संक्रमण में हल्का बुखार, शरीर में दर्द और सूखी खांसी जैसे लक्षण दिखने का दावा कर रहे हैं। नए वेरिएंट में स्वाद या गंध को पहचानने की शक्ति खोने जैसे लक्षण नहीं देखे गए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वरुण गांधी लाएंगे एमएसपी की कानूनी गारंटी पर बिल, जानिए उनके निजी विधेयक पर किसानों के लिए क्या है खास। जी हां दोस्तों, कृषि सुधार के कानूनों की वापसी के साथ एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत अन्य मांगों पर सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों को समझाकर भले ही लौटा दिया हो, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने एमएसपी की कानूनी गारंटी का निजी विधेयक पेश करने का ऐलान कर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कृषि कानून विरोधी आंदोलन को लेकर वरुण गांधी लगातार अपनी सरकार पर निशाना साधने से बाज नहीं आए। अब उन्होंने लोकसभा में इसी सप्ताह निजी विधेयक पेश करने की घोषणा कर दी है। वरुण ने ट्वीट कर बताया है कि उन्होंने विधेयक का मसौदा लोकसभा सचिवालय को सौंप दिया है। उन्होंने इसके प्रावधानों पर सुझाव भी मांगा है। भाजपा सांसद ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारत के किसानों और सरकार ने बहुत बार कृषि और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है, लेकिन अब न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कानून बनाने का समय आ गया है। सरकार द्वारा कृषि कानून की वापसी और एमएसपी पर कमेटी के गठन की घोषणा के बाद भी उन्होंने एमएसपी की कानूनी गारंटी का मुद्दा उठाया है। वरुण के निजी विधेयक के अहम प्रावधानों में सिर्फ 22 फसलों के ही एमएसपी की कानूनी गारंटी के साथ खरीद की परिकल्पना की गई है। उनके हिसाब से इन फसलों का सालाना वित्तीय परिव्यय 1 लाख करोड़ रुपए है। इस सूची में कृषि उत्पादों की जरूरत के आधार पर फसलों को शामिल किया जा सकेगा। एमएसपी का आधार उत्पादन लागत पर 50% लाभांश होगा। एमएसपी से कम मूल्य पाने वाला किसान गारंटी युक्त एमएसपी के बीच के अंतर के मुआवजे का हकदार होगा। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार फसलों का वर्गीकरण उसके गुणवत्ता मानकों के आधार पर होगा। फसल भंडारण के बदले किसानों को ऋण का प्रावधान है। किसानों को समय से भुगतान के साथ उनकी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। उपज की खरीद के 2 दिनों के भीतर किसानों के खाते में धन जमा कराने का प्रावधान होगा। किसी वजह से किसानों को अगर एमएसपी नहीं मिलता तो सरकार बिक्री मूल्य और एमएसपी के बीच के अंतर का भुगतान 1 सप्ताह में करेगी। यह विधेयक फसलों की विविधता को बढ़ावा देने के लिए हर ब्लॉक में उपयुक्त फसलों की खेती की सिफारिश करता है। विधेयक में प्रत्येक 5 गांव के बीच एक खरीद केंद्र बनाने और आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे के निर्माण का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के प्रावधानों को लागू करने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए 30 दिनों के भीतर विवाद को समाप्त करने की न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 70 साल की रट छोड़िए, ये बताइए आपने 7 साल में क्या किया। पीएम मोदी पर प्रियंका गांधी का निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए रविवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनता की भलाई नहीं चाहती और वो गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जो सरकार केंद्र में है वह निश्चित है कि जनता की भलाई नहीं चाहती। वो आपके लिए काम नहीं कर रही। किसके लिए काम कर रही है? पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है कि यह सरकार कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। प्रियंका गांधी वारा ने कहा, 2 तरह की सरकार होती है। एक सरकार का लक्ष्य सेवा, समर्पण व जनता से सच्चाई की बात होता है। एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य झूठ, लालच व लूट है। मौजूदा केंद्र सरकार का लक्ष्य झूठ, लालच व लूट है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बार बार सवाल करती है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं कहती हूं, 70 साल की रट छोड़िए, हमें यह बताइए आपने 7 साल में क्या किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में देश में जो कुछ बनाया था यह भाजपा सरकार उसे बेचना चाहती है। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। काशी कॉरिडोर पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा ने रखी थी नींव, जरूरत पड़ी तो दे देंगे सबूत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी आज शुभ मुहूर्त पर बाबा विश्वनाथ धाम के नए शानदार परिसर का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वाराणसी पहुंचे हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचेंगे, जहां वे काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने वाले हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक दावे ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को हवा दे दी है। दरअसल अखिलेश का दावा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव सपा ने रखी थी। रविवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत हो तो हम दस्तावेज भी दे सकते हैं, क्योंकि इस बार हम सबूत के साथ बात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह सब इसलिए हो रहा है कि प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने से बच जाए। अखिलेश ने कहा कि यह सब व्याकुल होकर किया जा रहा है।